हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम विक्टोरियन एज को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने विक्टोरियन एज का पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा है। लिंक पर क्लिक कर कर पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। लास्ट वीडियो में मैंने विक्टोरियन एज का बैकग्राउंड बताया था और पोइट्री की बात करी थी। आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग ड्रामा से करेंगे। दोस्तों, विक्टोरियन एज में ड्रामा इतना फ्लरिश नहीं हुआ था और उसकी सबसे बड़ी वजह थी थिएटर लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737। इस एक्ट के तहत प्लेस के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। एक ड्रामेटिस्ट के हाथ बन चुके थे, उसके पास फ्रीडम नहीं थी ड्रामा बनाने की। इसी वजह से रोमांटिक एज में भी कोई ख़ास ड्रामा नहीं बना, क्योंकि ये एक्ट 1737 में आया था। और जब से ये एक्ट बना है तब से ड्रामा धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ है। और दोस्तों, ये वाला एक्ट 1968 में ख़त्म हुआ था। तो 1737 से लेकर 1968 तक जब तक ये एक्ट रहा तब तक ड्रामा फ्लरिश नहीं हो पाया। अगर ये एक्ट नहीं होता तो फिर ड्रामा बहुत पॉपुलर जॉनरा होता, पोइट्री या नॉवल की तरह ये भी बहुत फ्लरिश करता। शायद मैंने रोमांटिक एज में इसके बारे में आपको बताया होगा, एक्ट के बारे में। वैसे मुझे याद नहीं है कि मैंने बताया है या नहीं बताया। बहरहाल, ये एक्ट 230 साल तक चला था और इस एक्ट के तहत ड्रामेटिस्ट बहुत सारे टॉपिक्स पर ड्रामा नहीं बना सकता था। अब आप सोचेंगे कि ड्रामा पर ही क्यों लगाई गई रिस्ट्रिक्शन, बाकी जॉनर भी तो हैं, पोइट्री है, नॉवल है, इनके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लगाई गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक पॉलिटिकल मूव था, इसके पीछे पॉलिटिक्स थी। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। काम की बात करते हैं। एक ड्रामेटिस्ट थे टॉम रॉबर्टसन। इन्होंने बढ़िया काम किया है ड्रामा में। इनके कुछ प्लेस के नाम हैं सोसाइटी, कास्ट, प्ले, स्कूल। एक बात आप लोग याद रखना, टॉम रॉबर्टसन पहले प्ले राइट थे जिन्होंने थिएटर में स्टेज सेटिंग पर जोर दिया था। दोस्तों, इन्होंने ड्रामा को रियलिस्टिक बनाने में अच्छा रोल प्ले किया है। छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं उन पर फोकस किया है ताकि ड्रामा रियलिस्टिक लगे। और बाद में इन्हीं प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए कप एंड सॉसर ड्रामा को बनाया गया था। कप एंड सॉसर ड्रामा मतलब छोटी छोटी रियलिस्टिक डिटेल पर ध्यान देना और प्लेस को रियलिस्टिक बनाना। कप एंड सॉसर का अगर कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप लोग टॉम रॉबर्टसन का नाम याद रखना। बाकी तो कुछ खास है नहीं, बस इतना याद रखना आप। इसी तरह एक और ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हेनरिक इब्सन। इनके ड्रामा रियलिस्टिक थे। हालांकि हेनरिक इब्सन ने 1860s में नॉर्वेजियन ऑडियंस के लिए प्लेस को लिखा था। नॉर्वेजियन मतलब नॉर्वे के सिटीजन्स। लेकिन इनके ड्रामा 1880s में इंग्लैंड तक पहुंच गए। और हेनरिक इब्सन के वर्क्स जब इंग्लैंड में पहुंचे तो विक्टोरियन एज में एक रेवोल्यूशन आ गया। बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस था इनके वर्क्स का विक्टोरियन एज में। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं द पिलर्स ऑफ सोसाइटी और अ डॉल्स हाउस। दोनों वर्क्स इंग्लैंड के ऑडियंस ने बहुत एंथुजियाज्म के साथ एक्सेप्ट किए, लेकिन साथ ही साथ इनके ड्रामा का क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ था। एक तो मैंने आपको बताया कि इनके ड्रामा रियलिस्टिक थे, इस वजह से क्रिटिसिज्म हुआ। और दूसरा ये था कि इन्होंने ना औरतों को फ्री थिंकिंग और इंडिपेंडेंट रहने के लिए इंकरेज किया। अपने वर्क से औरतों को फ्री थिंकिंग और इंडिपेंडेंट रहने के लिए इंकरेज किया। इस वजह से इनका क्रिटिसिज्म हुआ था। ऑस्कर वाइल्ड एक और ड्रामेटिस्ट हैं। ऑस्कर वाइल्ड जाने जाते थे कॉमेडीज़ के लिए। ऑस्कर वाइल्ड कई बार क्या करते थे कि कॉमेडीज़ की आड़ में अपने वर्क्स को सेंसरशिप से बचा लिया करते थे। कॉमेडी कॉमेडी में ही वो बहुत गहरी बात बोल देते थे। जैसे इनका एक वर्क है अ वीमेन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस। इस प्ले में इन्होंने एलिस्टिमेट बर्थ, नाजायज़ जन्म की बात करी है। और अगर ऑस्कर वाइल्ड इस वर्क को कॉमिक इंटरफेस नहीं देते तो फिर यह वर्क स्टेज नहीं हो सकता था। इस तरह के टैबू टॉपिक्स अलाउड ही नहीं थे, लेकिन कॉमेडी की आड़ में इन रूल्स को बचाया जा सकता था। कैसे बचाना है ऑस्कर वाइल्ड बहुत अच्छे से जानते थे। इसके अलावा इनके एन आइडियल हस्बैंड, लेडी विंडमर्स फैन
और द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट भी बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। ऑस्कर वाइल्ड ने अपने ज़्यादातर प्लेस में विक्टोरियन सोसाइटी की हिपोक्रेसी को दिखाया है। अब हिपोक्रेसी को रिवील कर रहे थे तो फिर क्रिटिसिज्म तो होना था, और खूब हुआ, क्रिटिसिज्म खूब हुआ। इनका एक वर्क था सैलोमी। सैलोमी बिब्लिकल ट्रेजेडी पर बेस्ड प्ले था, 1891 और 1892 के बीच में लिखा गया था। हालांकि ये प्ले वाइल्ड ने फ्रेंच में लिखा था, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन फिर भी इस प्ले को इंग्लिश स्टेज पर बैंड कर दिया गया था और इसको कभी भी स्टेज पर परफॉर्म होने की परमिशन नहीं दी गई। दोस्तों, ऑस्कर वाइल्ड के करियर का एंड भी बहुत ट्रेजिक था। इनके ऊपर होमोसेक्सुअलिटी के चार्जेस थे और होमोसेक्सुअलिटी 1885 में इलीगल थी, जिसकी वजह से इन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। चलिए अब बात करते हैं नॉवल की, और जब हम विक्टोरियन नॉवेल्स की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आता है चार्ल्स डिकेंस का। सबसे बड़े नॉवेलिस्ट थे विक्टोरियन एज में। डिकेंस का पहला नॉवल था द पिकविक पेपर्स और इनका पहला ही नॉवल सुपरहिट हो गया था। 25 साल की उम्र में पहले ही वर्क में इन्हें फेम मिलनी शुरू हो गई थी। बहुत सारे राइटर्स ऐसे थे जिन्हें मरने के बाद फेम मिलती है, पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं राइटिंग करने में और फिर फेम नहीं मिलती। लेकिन चार्ल्स डिकेंस एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपनी लाइफ में फेम को एंजॉय किया है, और डेथ के बाद तो खैर इन्हें रिस्पेक्ट मिली है, सारी दुनिया पढ़ती है इन्हें, लेकिन ज़िंदा रहते हुए भी इनकी उतनी ही रिस्पेक्ट थी। दोस्तों, चार्ल्स डिकेंस राइटर के साथ साथ सोशल क्रिटिक भी थे। इनके वर्क में आपको मिडिल क्लास की तकलीफ़ें मिलेंगी, वर्किंग क्लास की परेशानियां मिलेंगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस मिलेगा, और इनके अंदर एक तड़प थी सोसाइटी को सुधारने की। अपने देश के लोगों से बड़ा प्यार करते थे और चाहते थे कि किसी तरह इन गरीबों के हालात सुधरें। इनके वर्क्स में आपको ह्यूमैनिटेरियनिज्म और ट्रिमेंडियस ज़ील मिलेगी रिफॉर्म करने की। ह्यूमैनिटेरियनिज्म मतलब जब आप किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के बारे में अच्छा सोचो, किसी दूसरे इंसान का भला करो, भला सोचो। तो इन्होंने कई बार अपने वर्क्स में सोसाइटी की इविलनेस को एक्सपोज किया है और समाज को सुधारने का काम किया है अपने वर्क्स से। आज इनके वर्क्स को सारी दुनिया में पढ़ा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे मार्टिन चैजलविट, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, डेविड कॉपरफील्ड, निकोलस निकलबाय, हार्ड टाइम्स, अ क्रिसमस कैरल, अ ब्लीक हाउस, ओलिवर ट्विस्ट। इनमें से ज़्यादातर वर्क्स मैंने कवर कर रखे हैं और चार्ल्स डिकेंस के बहुत सारे वर्क्स पर फिल्म भी बनी हुई है। सेकंड इम्पॉर्टेंट राइटर हैं विलियम मेकपीस ठाकरे। ठाकरे भी सोसाइटी के लिए बहुत कंसर्न थे और चाहते थे कि सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, अपने वर्क से समाज को सुधार सकें। ठाकरे सोशल सैटारिस्ट थे और रियलिस्ट थे। दोस्तों, इनका मोस्ट सक्सेसफुल नावल है वैनिटी फेयर, अ नॉवल विदाउट अ हीरो। इंग्लिश लिटरेचर में एक वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, शायद आपने नाम सुना हो, बहुत फेमस वर्क है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में एक फ्रेज है वैनिटी फेयर अ नॉवल विदाउट अ हीरो, तो ये फ्रेज वहाँ से बोरो किया गया है। ठाकरे खुद बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से और ये टाइटल इन्होंने इसी वर्क से लिया है। दोस्तों, ठाकरे के मोस्टली सभी फेमस वर्क सटायरिकल हैं। इन्होंने अपर क्लास के ऊपर सटायर किया है, अपर क्लास वैल्यू सिस्टम पर अटैक किया है। और इनके ही तरह की एक और नॉवलिस्ट थी जॉर्ज एलियट। देखिए, डिकेंस, ठाकरे और जॉर्ज एलियट तीनों विक्टोरियन एज के सबसे बड़े नॉवलिस्ट हैं और इन तीनों का अंदाज बिल्कुल अलग अलग है। डिकेंस के नॉवल ह्यूमैनिटेरियन थे, मैंने बताया आपको। इसी तरह मैंने बताया कि ठाकरे के नॉवल सटैरिक थे। ठाकरे अपर क्लास के ऊपर अटैक करते थे और जॉर्ज एलियट के नॉवेल्स मॉरल और फिलोसफिकल थे। तो तीनों का जो इंटरेस्ट था ना, जो अंदाज था, वो अलग अलग था। देखिए, जब बड़े बड़े राइटर्स एक दूसरे को कॉपी नहीं करते, अलग अलग तरह से कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो लिटरेचर के लिए बहुत अच्छा होता है। लिटरेचर को नए नए फ्लेवर्स मिलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन आता है। जॉर्ज एलियट का नाम सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक मेल राइटर होंगे, लेकिन ये मेल नहीं बल्कि एक फीमेल थे।
और इनका रियल नेम था मैरी एन एवंस। दरअसल नाम के पीछे भी एक साइकोलॉजी छुपी होती है। मान लो मैं बुक खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मेरे सामने 10 किताबें रखी हुई हैं। 10 किताबों में से अगर एक किताब ऐसी है जिस पर किसी औरत का नाम लिखा हुआ है, तो फिर चांसेस ये हैं कि मैं एज अ रीडर वो किताब नहीं खरीदूंगा। दरअसल पहले ज़माने में फ़ीमेल राइटर्स को अच्छा नहीं माना जाता था, तो साइकोलॉजिकल गेम खेला इन्होंने यहाँ पर और अपना नाम चेंज करा है ताकि रीडर बुक खरीदने से पहले 2 बार सोचे नहीं। अगर किसी औरत का नाम देखेगा वो बुक के ऊपर लिखा हुआ, तो फिर वो 2 बार सोचेगा खरीदने से पहले कि पता नहीं क्या लिखा होगा। तो इसीलिए इन्होंने अपना नाम जॉर्ज एलियट रखा, ताकि रीडर को लगे कि ये किताब किसी मेल राइटर ने लिखी है। इसके अलावा जॉर्ज एलियट ने खुद भी एक मेल राइटर की तरह सोचने की कोशिश करी, अपने आप को एक मेल राइटर बनाने की कोशिश करी। इनके वर्क्स अगर आप पढ़ोगे, अगर आप ऑथर का नाम हटा दो, तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि ये एक फीमेल राइटर ने लिखा है। बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने सोचा है, उसी तरह से स्टाइल इनका रहा है जिस तरह से एक मेल राइटर का रहता है। इन्होंने नाम के साथ साथ एक मेल राइटर की क्वालिटीज़ को भी अडॉप्ट कर लिया था। इनके कुछ फेमस वर्क हैं जैसे द मिल ऑन द फ्लॉस, मिडल मार्च, रोमोला, एडम बीड, डैनियल डेरोंडा। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ ब्रॉन्टे सिस्टर्स के बारे में। द ब्रॉन्टे सिस्टर 3 बहनें थीं, एमिली ब्रॉन्टे, शार्लोट ब्रॉन्टे और एन ब्रॉन्टे। तीनों बहनों ने बहुत बढ़िया काम किया है, इनके वर्क्स बहुत पॉपुलर थे और बाद में इनके वर्क्स के ऊपर फिल्म बनी है। दोस्तों, जॉर्ज एलियट की तरह इन तीनों ने भी अपने नाम को बदल लिया था ताकि रीडर्स को लगे कि बुक किसी मेल राइटर ने लिखी है। शार्लोट ने अपना नाम रखा था करर, एमिली ने रखा था एलिस और एन ने रखा था एक्टन बेल। शार्लोट का पहला मास्टरपीस वर्क था जेन आयर, एमिली का था वदरिंग हाइट्स और एन का था टेनेट ऑफ वाइल्डफेल हॉल। ब्रॉन्टे सिस्टर्स की 2 बड़ी बहनें थीं जिनकी डेथ हो गई थी और इनकी मदर की भी डेथ हो गई थी। तो पूरा बचपन इन्होंने एक दूसरे की कहानियाँ सुनकर और कहानियाँ सुनाकर गुजारा है, और इन सब चीज़ों ने इनकी राइटिंग को बड़ा इन्फ्लुएंस किया था। दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि ये लोग अपना नाम बदल रहे थे और एक मेल राइटर बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या आपको पता है कि विक्टोरियन एज में विमेन रीडर्स ज़्यादा थीं। एक औरत के पास यूजुअली ज़्यादा टाइम होता था नॉवेल्स पढ़ने का, और इस वजह से कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। मेल्स का ये मानना था कि नॉवल पढ़कर एक औरत के मॉरल्स बिगड़ सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कहानी है, उसमें एक औरत का अफेयर चल रहा है, या फिर कोई फीमेल कैरेक्टर है, कुछ गलत काम कर रही है वो। तो मेल का ये मानना था कि जब औरतें इस तरह की कहानियों को पढ़ेंगी तो फिर वो इन कहानियों से इन्फ्लुएंस होने लगेंगी और उनके मॉरल्स बिगड़ जाएंगे। इसी कंट्रोवर्सी के चलते कुछ विमेन राइटर्स ने स्पेशल तरह के नॉवेल्स लिखने शुरू कर दिए जो सिर्फ विमेन के लिए थे। जॉर्ज एलियट को ये बात बहुत बुरी लगी थी। उन्होंने ऐसे फीमेल राइटर्स पर अटैक किया था। एक ऐसे था उनका द सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवेलिस्ट। इस ऐसे में उन्होंने कंडम किया है। शी कंडम द काइंड्स ऑफ नॉवेल विच विमेन राइटर्स वर एक्सपेक्टेड टू राइट। जॉर्ज एलियट कभी भी अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहती थी। अगर आपने जेन आयर नॉवल को पढ़ा होगा तो उसमें चैप्टर 38 निकालना आप लोग। चैप्टर 38 की स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट है, रीडर आई मैरिड हिम। अब ये आपको एक नॉर्मल सा सेंटेंस लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये एक लाइन बहुत कुछ बता रही है। ये स्टेटमेंट बता रही है कि विमेन अब इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं और वो अपने खुद के डिसीजंस ले सकती हैं। न्यू जनरेशन की फीमेल अपने डिसीजन खुद ले सकती है। रीडर आई मैरिड हिम, रीडर मैंने उससे शादी कर ली। इस छोटी सी स्टेटमेंट ने न जाने कितने रीडर्स को इन्फ्लुएंस किया था। बाद में एक राइटर थे ट्रेसी शेवलर, इन्होंने एक सीरीज बनाई थी और उस सीरीज का नाम इन्होंने इसी स्टेटमेंट पर रखा था, रीडर्स आई मैरिड हिम। स्टोरीज लिखी थी इन्होंने और वो स्टोरीज जेन आयर नॉवल से ही इंस्पायर्ड थी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे थॉमस हार्डी की। लेट विक्टोरियन एज के नॉवेलिस्ट थे।
थॉमस हार्डी भी रोमांटिसिज्म से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। रोमांटिसिज्म इनके नॉवेल्स में भी मिलेगा और इनकी पोइट्री में भी मिलेगा। थॉमस हार्डी ने पूरी ज़िंदगी पोइट्री लिखी है और वो खुद अपने आप को एक पोएट मानते थे। लगभग 900 पोएम्स लिखी हैं भाई साहब ने, लेकिन ऑडियंस को इनकी पोइट्री इतनी पसंद नहीं आई जितने इनके नॉवेल्स आए। इन्हें जो फेम मिली है ना, जो इन्हें याद किया जाता है, वो इनके नॉवेल्स की वजह से किया जाता है। जैसे फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, टेस ऑफ द अर्बरविल्स, जूड द ऑब्सक्योर, और बहुत अच्छे इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं। टेस ऑफ द अर्बरविल्स तो मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको टाइम मिले तो मेरी वीडियो देखना ज़रूर, आपको पसंद आएगा। थॉमस हार्डी के ज़्यादातर नॉवेल्स में करेक्टर्स जो है ना वो ट्रेजिक है। मैनी ऑफ हिज नॉवेल्स कंसर्न ट्रेजिक करेक्टर्स स्ट्रगलिंग अगेंस्ट देयर पैशंस एंड सोशल सर्कमस्टांसेस। दोस्तों, हार्डी के वर्क्स में वेसेक्स नाम का एक फिक्शनल टाउन आपको मिलेगा। इनफैक्ट हार्डी ने एक मैप बनाया था और वेसेक्स का मैप इसलिए बनाया था ताकि रीडर्स को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। थॉमस हार्डी के वर्क्स में आपको होप नहीं मिलेगा, ऑप्टिमिज्म नहीं मिलेगा। इनके वर्क्स को पढ़कर ऐसा लगेगा कि दुनिया तो बहुत ख़राब है। ठीक है, तो इनके वर्क में होप, ऑप्टिमिज्म बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, कुछ राइटर्स ऐसे भी थे जो इंग्लैंड के नहीं थे, इंग्लैंड के बाहर के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को डेवलप करने में बहुत अच्छा काम किया है। जोसेफ कॉनराड ऐसे ही एक राइटर थे। इन्होंने इंग्लैंड में आकर न्यूज़पेपर पढ़ा, खूब न्यूज़पेपर पढ़ा और न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ कर इंग्लिश को सीखा। और एक राइटर और थे कैरलाइल। कैरलाइल के वर्क को भी पढ़ पढ़ कर इन्होंने इंग्लिश को सीखा है। कैरलाइल के बारे में मैं बात करूंगा आगे, जब हम प्रोस का पढ़ेंगे ना तब आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये भी। तो जब इन्होंने कैरलाइल के वर्क से इंग्लिश सीखने की कोशिश करी तो कैरलाइल के वर्क से इनको सीखने को भी बहुत कुछ मिला। जोसेफ कॉनराड का मोस्ट फेमस वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस। इसके अलावा नॉस्ट्रोमो और लॉर्ड जिम नॉवेल्स भी बहुत पॉपुलर हुए थे। इनके वर्क्स में आपको कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म मिलेगा। दोस्तों, चिनुआ अचेबी एक राइटर हुआ करते थे, बहुत बड़े राइटर थे ये, और इन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया था और कहा था ब्लडी रेसिस्ट। उन्हें लगता था कि काले लोगों को नीचा दिखाया गया है इस नॉवल में। चिनुआ अचेबी खुद एक नाइजीरियन राइटर थे और अफ्रीकन लोगों के लिए इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। चिनुआ अचेबी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था अगर कोई ब्लैक लोगों का मजाक बना दे या फिर ब्लैक लोगों को इन्फीरियर समझे कोई। इसके अलावा एक राइटर जॉन गाल्सवर्दी भी थे। ये भी लेट विक्टोरियन राइटर थे और इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं द फॉरसाइट सागा। इसके अलावा इन्होंने द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, लॉयल्टीज, स्वाइन सॉन्ग जैसे वर्क्स को लिखा है। दोस्तों, अभी विक्टोरियन एज ख़त्म नहीं हुई है, अभी मुझे आपको प्रोस के बारे में बताना है और बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट अभी बचा है बताने के लिए। लेकिन इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि कहीं मिक्स ना हो जाए आपके माइंड में, क्योंकि प्रोज में मुझे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का भी बताना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसकी अलग से वीडियो बनाऊँ और कोशिश करूँगा कि 1 या 2 दिन में विक्टोरियन एज का पार्ट 3 भी अपलोड कर दूँ। पार्ट 3 में मैं विक्टोरियन एज को पक्का ख़त्म कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे विक्टोरियन एज के पार्ट 3 में। जय हिंद।